हाय विशाल। हाय अंशुल, कैसे हो? क्या हाल? सब बढ़िया, नमस्कार ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? नमस्कार नमस्कार। कन्नड़ा है, कन्नड़ा सीख रहा हूँ आजकल मैं। अरे वाह, सही है। तो किस किस लेवल तक पहुंचे? इसमें लेवल्स होते हैं? पता नहीं अभी कौन से लेवल पे पहुंचा हूँ। आजकल मैं वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहा हूँ। अच्छा। कन्नड़ा की बेसिक सेंटेंसेस सीख रहा हूँ। तो अभी तो बेसिक सेंटेंसेस। हाँ, सही आप है। कैसे? बहुत ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? बढ़िया, बहुत नींबू बढ़िया। आप कैसे? 20 साल हो गए बैंगलोर में और अभी तक मैंने कन्नड़ा नहीं सीखी। तो आई फील बैड फॉर इट, आई शुड हैव लर्नड। तो नहीं, ये इसलिए मुझे मोटिवेट करता है मराठी सीखने के लिए, कि मुझे एक्चुअली 20 से ज़्यादा साल हो गए यहाँ पर बॉम्बे में रहते हुए। बट मराठी बेसिक समझ सकता हूँ, बट ना बोल सकता हूँ। बेसिक पढ़ भी सकता हूँ, बट हाँ, वो हाँ लैंग्वेज का कैपेबिलिटी अभी भी नहीं है। सो हाँ, डेफिनेटली हाँ एक नई हाँ। चीज़ है सीखने के लिए। चलिए तो फिर आज की शुरुआत एक रैंडम क्वेश्चन से करते हैं। अच्छा। पूछो। ये रैंडम का मैंने हिंदी वर्ड ढूंढा तो मुझे मिला यादृच्छिक। यादृच्छिक। क्या यादृच्छिक है आपका प्रश्न। आज का यादृच्छिक प्रश्न? तो रैंडम तो नहीं है, अच्छा प्रश्न है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम एक होती है, अगर हाँ आपने हाँ सुना हो इसके बारे हाँ में। हाँ हाँ। तो हम जैसे जब हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फील्ड होता है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हम्म। तो उसमें एक बहुत अच्छी ये एक केस स्टडी है मॉन्टी हॉल की। एक यूएस में एक गेम शो होता था। तो मॉन्टी हॉल उसके जो होस्ट थे, तो उनके नाम से जाना जाता था उसमें। तो उसमें वो एक सवाल पूछते थे कि आपके सामने 3 दरवाजे बने हुए हैं और 3 दरवाजे में से एक के पीछे एक कार है, आपका इनाम पार्टिसिपेंट के लिए, जो प्रतिभागी हैं उस शो में उनके लिए। और बाकी 2 के पीछे गोट होती थी, बकरी। ओके। अब दरवाजे बंद होते हैं तो आपको गेस करना है कि किसके पीछे कार है। अगर वो आपने दरवाज़ा खोला, सही निकला तो आपको मिल जाएगा। तो आपको गेस करना होता है। तो हम्म। शुरुआत में होता है कि पार्टिसिपेंट से पूछा जाता था कि कौन से डोर के पीछे आप गेस करिए। मान लीजिए डोर 1, 2, 3 3 दरवाजे हैं। उसने बोला एक के पीछे है। तो उसको खोलने के पहले वो जो होस्ट था मॉन्टी हॉल, वो क्या करता था कि बाकी के जो दो डोर बने हैं, उन दोनों डोर्स में से एक डोर खोल के दिखाता था। ऑफ अच्छा। कोर्स वो उसमें बकरी निकलती थी कि ये हाँ। देखिए, तो जो दो एक मान लीजिए आपने एक सेलेक्ट किया तो वो 2 या 3 में से मान लीजिए 3 को खोलेगा, बोलेगा इसके पीछे बकरी है। अब आपके पास एक चांस है अपनी चॉइस चेंज करने की। मतलब आपने पहले एक गेट नंबर 1 सेलेक्ट किया था, अभी आप 2 पे स्विच कर सकते हैं। ओके। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये एक अच्छा सवाल है। और जब ये सवाल पहली बार आया था पब्लिक डिस्कोर्स में, तो बड़े-बड़े पीएचडी मैथमेटिशियंस और प्रोबेबिलिस्ट थिंकर थे, उन लोग ने इसका गलत जवाब दिया था। अच्छा। और दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द राइट आंसर। हाँ हाँ। इसलिए ये बहुत फेमस हुआ। और हम जो बेसियन थिंकिंग बोलते हैं ना, हमारे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी जब बेसियन थिंकिंग की बात करते हैं, प्रायर्स की बात करते हैं, तो उससे ये काफ़ी रिलेटेड है। हाँ तो हाँ। हम अपने श्रोताओं को मैं ये बोलूँगा कि आप इस सवाल के बारे में पढ़ें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और उसका आंसर निकालें। फिर हो सकता है कि हम अगले एपिसोड में हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है सवाल, अनइंट्यूटिव है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग इनहेरेंटली अनइंट्यूटिव होती है। आप सही इसको बात है। इंट्यूटिव से सॉल्व नहीं कर सकते, सही समझ बात है। के। और जैसा तुमने कहा कि बहुत बड़े मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट भी फेल हुए इस सवाल का हाँ, सही जवाब देने में। हाँ। सो प्रोबेबिलिटी आपके साथ नहीं है कि आप इस सब सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। बट हाँ, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाह रहा था कि आज हम आपके यूएस के सफ़रनामा की बात करें, जो आपने रिसेंट कुछ कुछ हफ्ते पहले आप अमेरिका से होके आए हैं और वहाँ पर आपने वॉरेन बफेट की जो एनुअल मीटिंग थी, वो अटेंड की। हमने पहले एपिसोड में थोड़ा-सा बात की थी इस बारे में, लेकिन मैं आज थोड़ा और विस्तार से चाहता था आपका अनुभव, वहाँ की यात्रा का अनुभव जानना चाहता था। तो बताइए कैसा रहा? मीटिंग से शुरुआत करते हैं, आपने मीटिंग हाँ, अटेंड। नहीं, 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 एक्चुअली काफ़ी सालों से मैं चाह रहा था वो मीटिंग अटेंड करना। सो जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो वॉरेन बफेट जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में माने जाते हैं, सपोजिटली बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं ऑल टाइम स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग फील्ड में। सो वो हर साल ओमाहा जो नेब्रास्का में है, ऑलमोस्ट अमेरिका के सेंटर में है, वहाँ पर वो वहाँ रहते हैं हमेशा से। और कई सालों से वहाँ पर एक कंपनी का एजीएम कर रहे हैं। उनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे का एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, शेयर होल्डर्स जिसमें आते हैं।
सो वो कर रहे हैं। शुरुआत के दिनों में बहुत कम लोग आते थे क्योंकि बर्कशायर हाथवे और वॉरेन बफेट को कोई लोग जानते नहीं थे। बट धीरे धीरे जैसे वो उन्होंने अपना फिलॉसफी के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना शुरू किया अपने एनुअल लेटर्स में, उनका उनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जब दुनिया ने देखे पिछले कई सालों के, सो उससे क्या होगा, एक एक ट्राइब फॉर्म हो गया उनको फॉलो करने वालों का। और बफेट की सबसे खास बात उनके रिटर्न्स तो हैं ही, उनके जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं शेयर बाजार से और जो इनके बिजनेस इन्वेस्टमेंट से हैं। बट जिस तरह से वो कहानियां सुनाते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, जिस तरह से इन्वेस्टिंग को रियल लाइफ से जोड़ते हैं, जो फोक्सी वर्ड एक यूज होता है हमें इंग्लिश में, सो वो जो फोक स्टोरीज होता है, राइट, सो उससे रिलेटेड वर्ड है। सो जिस तरह की कहानियां वो बुनते हैं और सुनाते हैं इन्वेस्टर्स को और आम जनता को, अपने लेसन्स बताते हैं, उस तरह से काफी, उसकी वजह से काफी जो है दुनिया के हर हर जगह से जो इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी प्रभावित हुए हैं। एंड उसकी वजह से जो एजीएम है, इसका जो साइज है, नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड दिस एजीएम, वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो पिछले कुछ सालों तक नंबर अराउंड 30, 35, 40 हजार तक जाता था कि हर हर साल मई के पहले सैटरडे को ओमाहा में, जो छोटी सी जगह है, बहुत छोटा शहर है जिसकी कुल पॉपुलेशन आई थिंक 5 लाख से ज्यादा नहीं होगी, वहां पर दुनिया भर से 35, 40 हजार लोग इकट्ठे होते हैं वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर जो थे चार्ली मंगर, उनको सुनने के लिए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि बफेट और मंगर जो थे वो हर साल एक ही बात कहते थे, राइट। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जो प्रश्न होते थे उसका आंसर करते थे, अपनी कंपनी के बारे में बताते थे, बिजनेस के बारे में बताते थे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते थे, इन्वेस्टिंग लेसन देते थे। पर उनका जो कोर लेसन वो यही था कि आप इन्वेस्टिंग करें या फिर आप बिजनेस करें तो आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बिजनेस करें। वो हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते आए हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि बेसिकली अगर हम उसको इन्वेस्टमेंट से जोड़ें तो आप जो 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर आप 10% कमाते हैं तो एक साल बाद 110 रुपए होगा। अगले साल अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो वो 10% जो आप ग्रो करेंगे वो 100 रुपए पे नहीं होगा, 110 पे होगा। सो पैसा पैसे पे ग्रो करता है और अगर जितना लंबा आप कंपाउंडिंग को रखें वो ग्रोथ उतनी ही तेज होती रहती है। ऑफकोर्स आपका 10% अगर सेम रहेगा लेकिन जो कंपाउंडेड ग्रोथ रहेगा वो एक्सपोनेंशियल रहेगा। वो एक तरह से बहुत एक मैजिक के जैसा होता है, मैजिक नंबर। सो बफेट यही हमेशा से कहते आए हैं कि आप चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका हैबिट फॉर्मिंग हो, चाहे आपकी लर्निंग हो या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आइडिया को समझ गए तो आप दुनिया में बहुत आगे जाएंगे। सो ये लेसन हर साल अलग अलग वर्ड्स में सिखाते आए हैं, लेकिन हर साल 30-35 हजार लोग वही लेसन सुनने बफेट के पास वापस जाते हैं। वो कहते हैं कि आप पिलग्रिमेज पे क्यों जाते हैं, आपको भगवान तो आजकल ऑनलाइन भी दिखते हैं, मूर्ति ऑनलाइन दिखती हैं, आरती भी ऑनलाइन आप सुन सकते हैं, तो लोग क्यों इतना कठिन यात्रा करके अलग अलग पिलग्रिमेजेस पे जाते हैं। सो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस होता है, लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, वो जो दैविक शक्ति होती है, डिवाइन पावर, राइट, उसको एक्सपीरियंस करने जाते हैं। सो मैं इतने सालों से नहीं गया, मुझे लगा कि 30-35 हजार की भीड़ में मैं कहीं खो जाऊंगा, इतना बड़ा प्रोग्राम है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे पूरा प्लान करूंगा, होटल का बुकिंग, आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। चार्ली मंगर जो बफेट के पार्टनर थे वो पिछले साल उनका देहांत हुआ, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं सिर्फ बफेट के लिए नहीं, इस साल स्पेशली मैं चार्ली मंगर के लिए जाऊंगा उनकी मेमोरी में, कि देखिए कि होता क्या है वहां पर। और जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे आप कोई भी आप भक्त मंदिर में जाता है या किसी किसी पिलग्रिमेज में जाता है, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता है अपने एक्सपीरियंस की क्या हुआ, कैसे किया, कितनी मुश्किलें थी, कितने लोग थे, लेकिन वो जो इंटरनल फीलिंग होता है उसका एक्सपीरियंस, उसको आप वर्ड्स में नहीं बता सकते। सो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था वेबसाइट पे जिसमें मैंने एक कहानी बताई थी जॉर्ज मलॉरी के बारे में, जो क्लाइंबिंग एवरेस्ट नाम की उन्होंने बुक लिखी थी। और कहा जाता है कि जॉर्ज मलॉरी, उनको किसी ने एवरेस्ट तक पहुंचते हुए नहीं देखा था चोटी पे, बट कहा जाता है कि टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी से कई साल, ऑलमोस्ट 20 साल पहले जॉर्ज मलॉरी ने माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंच गए थे, तो उनको किसी ने देखा नहीं था। उनको आखिरी कुछ 100-200 मीटर पहले देखा गया था, उसके बाद उनको नहीं देखा गया। सो जॉर्ज मलॉरी ने क्लाइंबिंग एवरेस्ट में ये एक इंटरव्यू के बारे में बताया कि लोग उनसे पूछते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या आप चढ़ाई करते हैं इतने ऊंचे कठिन पहाड़ों पे, तो आपको मिलता क्या है।
सो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि ये सब करने से कुछ मिलता नहीं है, राइट? साइंटिस्ट को कुछ हम ऑब्जर्वेशंस अपने बता सके कि इतनी ऊंचाई, हाई ऑल्टीट्यूड पे हम कैसे ब्रीथ कर सकते हैं, वहां पर कोई हमको रेयर मेटल या मटेरियल या कोई सिल्वर या गोल्ड ये सब चीज नहीं मिलती है, राइट? लेकिन इसके लिए हम चढ़ाई नहीं करते हैं कि कुछ मिले हमको, राइट? वी डू इट फॉर द जॉय ऑफ डूइंग, क्योंकि हमको उसमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है उस चढ़ाई चढ़ाई में। सो उन्होंने अपने ये जो आंसर होता है उसको उसको एंड किया था ये कह के कि हम लोग खाने के लिए और पैसा कमाने के लिए जीते नहीं हैं, हम जीने के लिए खाते हैं और पैसा कमाते हैं, राइट? सो जो इंटरनल जॉय होता है उसके लिए हम जीते हैं। सो मैं उस चीज से काफी एसोसिएट कर सकता हूँ अपने ओमाहा ट्रिप को, अपने बर्कशायर एजीएम ट्रिप को, कि वहां जाके कुछ हासिल किया ये नहीं कह सकते। कुछ बफेट का जो मीटिंग है वो याहू फाइनेंस पे या ऑनलाइन दुनिया भर में आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। जैसा वो एजीएम में जो आंसर्स कहते हैं अगले दिन वो उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट पूरा लिखा हुआ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सो उसके लिए कोई नहीं जाता, जो मैंने एहसास किया। लोग वहां जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। एक जो ट्राइब फॉर्म हुई है उनके फॉलोअर्स का, एक जो ट्राइब फॉर्म हुआ है कंपाउंडिंग में विश्वास करने वाले का, एक जो ट्राइब फॉर्म हुआ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने वालों का, राइट? वो ट्राइब का एक्सपीरियंस करने के लोग वहां जाते हैं। सो मैंने सिर्फ सुना था, इस साल मैंने एक्सपीरियंस किया। बहुत सारे लेसन है मेरे पास सुनाने के लिए, बट ये मेरा ओवरऑल लेखा जोखा था कि मैं वहां क्यों गया और मैंने वहां क्या पाया मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट बहुत कुछ पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो अभी कुछ दिन पहले मैं एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा था, किसी ने लिखी थी कि जैसे वॉरेन बफेट के बारे में और चार्ली मंगर के बारे में कहा जाता है कि दे 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 आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, वो बहुत पढ़ते हैं। एक ये भी पॉपुलर उनके बारे में है कि वो रोज़ 500 पेज पढ़ते हैं। शायद उन्होंने खुद ही एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि इस तरह से मैं रोज़ 500 पेज पढ़ता हूँ। तो उनकी जो रीडिंग हैबिट्स है उसके बारे में तो सब लोगों को बहुत पता है और लोग बहुत इंस्पिरेशन भी लेते हैं उनसे, बहुत पढ़ाई करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट है जो उनकी लाइफ का, जो शायद जिसकी बात थोड़ी कम होती है। तो उस ब्लॉग पोस्ट में जो ऑथर थे, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, हम इस वीडियो के शो नोट्स में डाल सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि जितना वॉरेन बफेट पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मेजर पार्ट ऑफ उनका जो दिन है वो पढ़ने में जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ वो लोगों से बहुत मिलते भी हैं। तो जैसे कहते हैं ना, वो कहावत है कि वेयर यू आर 5 years डाउन द लाइन विल बी डिटरमाइंड बाय द बुक्स यू रीड एंड द पीपल यू हैंग आउट विद और पीपल यू मीट। आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, ये ये बात इससे पता चलती है कि आपने कौन-कौन सी किताबें पढ़ी हैं और किन लोगों से आप मिले हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट का ही शायद कोट है कि हैंग आउट विद पीपल हू आर बेटर देन यू। सो ट्राई टू हैंग आउट विद पीपल हू आर बेटर देन यू। तो उस ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने एक्चुअली वॉरेन बफेट के जितने भी पब्लिक अपीयरेंसेस हैं उसके बारे में उसको एनालाइज़ किया और उन्होंने बोला कि जैसे वॉरेन बफेट शुरू से बहुत मिलनसार भी रहे हैं और इसलिए नहीं वो लोगों से मिलते थे जाके कि उनको कुछ स्टॉक टिप मिल जाएगा या कुछ बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। वो जेन्युइनली फ्रेंडशिप्स पे फोकस करते थे, क्योंकि वो लोगों से आपकी लाइफ बहुत एनरिच हो जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी जिसको यूज़ करके आप कोई स्टॉक खरीद लेंगे और बड़ा मुनाफा हो जाएगा, वो तो एक साइड इफेक्ट वो होगा ही। लेकिन लोगों से जो सीखने को मिलता है, तो जैसे वो वॉरेन बफेट के लेटर्स में कई बार उन्होंने भी बोला है कि जब शुरू में गाइको में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो गाइको के बारे में जानने के लिए वो सीधे गाइको के ऑफिस चले गए थे, वो भी एक हॉलिडे के दिन, वीकेंड के दिन जब कोई नहीं रहता है, और वहाँ पर डोर नॉक किया और शायद वहाँ पर जो गाइको के वाइस प्रेसिडेंट थे वो बैठे हुए थे, लॉरिमर डेविडसन। और क्योंकि उस दिन छुट्टी थी, कुछ करने को नहीं था, तो उनने वॉरेन बफेट के साथ 3-4 घंटे बिताए। उस समय वॉरेन बफेट बहुत यंग थे, 20s में थे शायद, अर्ली 20s में, और उनको पूरी इंश्योरेंस के बारे में उनको क्रैश कोर्स दिया 3-4 घंटे बैठ के। तो उन्होंने देखा कि वॉरेन बफेट यंग, और मैं जो एलिस श्रोडर की किताब है द स्नोबॉल, उसमें लिखा भी हुआ है कि वॉरेन बफेट के बारे में कि वो शायद किसी से इंटरव्यू किया था उन्होंने, तो वॉरेन बफेट ने ये जाके बोला था जो वाइस प्रेसिडेंट थे लॉरिमर डेविडसन को, कि माय नेम इज वॉरेन बफेट, आई एम अ स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बेन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के टीचर थे, बेन ग्राहम इज गोइंग टू बी प्रोबेबली माय प्रोफेसर। उस समय वो बेन ग्राहम ने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया था। I read his book and I think he's wonderful. He was talking about Ben Graham. And I noticed that he's the chairman of Government Employee Insurance, Geico. And I don't know anything about Geico, but I wanted to come here and learn. तो even before वो Ben Graham से मिले, उन्होंने ये पता कर लिया कि Ben Graham कौन सी कंपनी के बोर्ड में बैठते हैं, कौन सी कंपनी उन्हें स्टॉक ओन करती है और
क्यूरियोसिटी से वो खुद इनिशिएटिव लेके गए और उन्होंने गाइको के वाइस प्रेसिडेंट से बात की। ऑफ कोर्स गाइको हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग फॉर बर्कशायर, तो अब तो पूरी तरह से उन्हें खरीद भी लिया है। और इनफैक्ट चार्ली मंगर से भी वॉरेन बफेट की मुलाकात ऐसी सोशलाइजिंग किसी इवेंट में हुई थी, कहीं मिलने किसी सोशल इवेंट में गए थे। बिल गेट्स से भी वो ऐसे ही मिले थे, किसी सोशल इवेंट में गए थे जहाँ पर बिल गेट्स आए हुए थे। वॉरेन बफेट ब्रिज खेलते हैं, तो ब्रिज के थ्रू भी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है बहुत सारे लोगों के साथ। तो मतलब ये चीज़ मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी उस ब्लॉग पोस्ट में जो उन्होंने हाईलाइट की वॉरेन बफेट की लाइफ की, कि वो बुक्स ही नहीं, वो लोगों से भी बहुत सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से हर हर किसी को हमको अपनी ज़िंदगी में ये बात भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे लोगों से मिलें, बात करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुक से तो आप सीखते ही हैं, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन के थ्रू जो सीखने को मिलता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ लोगों से जाके यही पूछते हैं कि आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो वो बात तो अलग है, मतलब वो तो स्टॉक टिपिंग हो गई और वो शायद वो हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन इन जनरल लर्निंग की जहाँ बात आती है, तो मेरे ख्याल से सोशल लर्निंग जिसको बोलते हैं, लोगों से सीखना, वो भी बहुत पावरफुल तरीका होता है सीखने का। नहीं, हर इंसान, आई थिंक मेरा मानना भी यही है, हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, राइट? वो आप जितना इंसान से सीखने, किसी भी सोशल कनेक्शन या किसी भी इंसान से आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको कुछ सिखा के जा सकता है, और हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जा सकता है, राइट? सो आई थिंक वो बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है आपके करियर, लाइफ, पर्सनल ग्रोथ के लिए। एंड बफेट एंड चार्ली मंगर जो है उनकी जीती जाती मिसाल थे, आई थिंक। मुझे आई थिंक अगर नंबर सही है तो 1959 में उन दोनों की दोस्ती हुई थी, राइट? और तब तक जो वॉरेन बफेट थे वो ऑलरेडी बेन ग्राहम के स्टूडेंट हो चुके थे, उनसे सीख चुके थे कोलंबिया में। और उनके एक ही स्टूडेंट थे, बेन ग्राहम के एक ही स्टूडेंट थे जिनको क्लास में ए ग्रेड दिया गया था, वो वॉरेन बफेट थे। सो वो कितने प्रभावित थे बेन ग्राहम से, ये दुनिया जानती है। बफेट ने कई बार कहा है इस बारे में। सो अभी जब मंगर का देहांत हुआ, उसके बाद जो एनुअल लेटर इस साल जो पब्लिश हुआ, उसमें पहला जो पेज था वो चार्ली मंगर की मेमोरी में वॉरेन बफेट ने लिखा था, और उसमें यही कहा था कि उनको मिले ऑलमोस्ट 60-65 साल हो चुके हैं, राइट? और जब चार्ली मंगर से वो मिले थे तब मंगर इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक लॉयर थे, राइट? और इस कैसे मिले, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसमें। उस कहानी अगर मुझे याद है सही तो वॉरेन बफेट का एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हुआ करता था, बफेट पार्टनरशिप। तो वो अलग अलग लोगों से जो हाई नेटवर्थ, काफी पैसे वाले वेल्दी लोग थे, उनसे जाके मिलते थे कि आप मेरी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपका पैसा कंपाउंड करूंगा सही जगह इन्वेस्ट करके। तो उसमें कोई एक डेविस फैमिली थी, काफी एल्डरली एक्सपीरियंस्ड हस्बैंड वाइफ की फैमिली, एक वो था पेयर, कपल। सो वो उनसे जाके मिले। जो जो मिस्टर डेविस थे वो बफेट की बात नहीं सुन रहे थे, वो साइड में बैठे थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। जो मिसेस डेविस थी वो वॉरेन बफेट की सारी बात सुनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये सब। तो उसके बाद वो मिस्टर डेविस से बोलती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इनकी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो मिस्टर डेविस ने बोला हाँ, हमें बफेट की पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो बफेट, बिकॉज ही वॉज वेरी एथिकल एंड ऑनेस्ट, उन्होंने मिसेस डेविस से पूछा, उन्होंने बफेट ने उनसे पूछा मिस्टर डेविस से, बट आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे थे जब तक मैं अपने पार्टनरशिप के बारे में मिस डेविस को बता रहा था। बोलते हाँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था, बट आप मुझे चार्ली मंगर की याद दिलाते। सो बफेट को चार्ली मंगर कौन था ये नहीं पता था, राइट? बट मिस्टर डेविस ने इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको लगा कि चार्ली मंगर अच्छे इंसान हैं, वो एक लर्नर है, वो इन्वेस्टर नहीं है, बट उनमें जो खूबियां दिखी उनको सेम खूबियां बफेट में दिखी, और उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बफेट के साथ इन्वेस्ट किया बिना उनको सुने, राइट? सो वहां से बफेट को ये उत्सुकता हुई कि चार्ली मंगर है कौन, मुझे उनसे मिलना है। सो एक फैमिली गैदरिंग में, फैमिली फंक्शन में वो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले। सो वो 1959 से उनकी दोस्ती हुई। 19 उसके 3 साल बाद तक, आई थिंक 3 साल बाद है, तब तक बफेट ने बर्कशायर हैथवे नाम का कंपनी खरीद लिया था, उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके थे शायद। और बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल कंपनी था जो बफेट ने इसलिए खरीदा था क्योंकि वो वॉरेन बफेट के, बेन ग्राहम के लेसन्स को मानते थे कि कोई खराब बिजनेस में अगर आपको बहुत सस्ता मिले तो आप उसको खरीद लेना चाहिए। सो बफेट ने ये किया, सिगार बट अप्रोच कहते हैं उसको। सो बफेट ने बर्कशायर हैथवे का शेयर्स खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे काफी शेयर्स खरीद लिए, काफी बड़ा स्टेक होल्डिंग उनका हो चुका था, बट वो कंपनी इंप्रूव नहीं हो रही थी। सो उन्होंने चार्ली मंगर से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो चार्ली मंगर ने कहा कि
अब जो तुमने गलती की है उसको चेंज मत करो। अगर आपने बर्कशायर खरीद लिया है उसमें बने रहो, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ऐसी गलतियां कैसे नहीं करनी है, राइट। यहां पर ना सिर्फ ये दिखाया जाता है और ना सिर्फ ये लेसन मिलता है हमको कि बफेट हर एज में सीखने को तैयार थे, चार्ली मंगर से भी, जो इन्वेस्टर नहीं थे, जो एक लॉयर थे। दूसरा होता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रोथ में, वो होता है ह्यूमिलिटी, कि आप किसी नए इन्वेस्टर से सीखने को तैयार हैं, जो आपका नया नया दोस्त बना है, उससे आप सीखने को तैयार है कि कैसे इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। सो इस जो लेटर अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ जिसमें बफेट ने चार्ली मंगर की मेमोरी में लिखा है, उसमें ये कहा गया है कि चार्ली मंगर जो थे वो रियल आर्किटेक्ट थे बर्कशायर हैथवे के। उन्होंने बफेट को बेन ग्राहम के कुछ लेसन्स छोड़ के, जो बेन ग्राहम कहते थे कि आप सस्ती चीजें खरीदे चाहे वो खराब कंपनी है, आप सस्ता, अगर इतना सस्ता मिल रहा है तो आप खरीद लीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। चार्ली मंगर ने उनको सिखाया कि वहां पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बजाय उसके आप ये ऐसी कंपनीज खरीदिए जो बहुत हाई क्वालिटी हो, उसमें आपको अगर थोड़े प्राइस ज्यादा भी देना पड़े, अगर हाई क्वालिटी चीज है वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देके जाएगी। और उसी की वजह से बफेट कहते हैं, उसी चीज को क्रेडिट देते हैं कि बर्कशायर आज जिस तरह का कंपनी है और बफेट का जो नाम है, जितने उन्होंने पैसे वेल्थ क्रिएट किया है, उसका लार्ज जो शेयर होता है वो चार्ली मंगर के लेसन पे जाता है, जो उन्होंने उनको बेन ग्राहम से थोड़ा सा अलग करके सिखाया। सो उन्होंने एक टर्म यूज किया था चार्ली मंगर के लिए, उन्होंने कहा था कि चार्ली मंगर बर्कशायर के आर्किटेक्ट थे और मैं सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्टर था, तो मैंने सिर्फ एक मजदूर की तरह काम किया है, बट जो रियल थिंकर थे वो चार्ली मंगर थे। सो ये आई थिंक चार्ली मंगर के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्कशायर या बफेट उनके बिना ऑलमोस्ट, मतलब नाम था बफेट का, खुद का जो इंटेलिजेंस है, खुद का जो पैशन था, लर्निंग, ह्यूमिलिटी, वो एक अलग जगह है, बट चार्ली मंगर ने उस चीज को मैग्नीफाई कर दिया। सो इस साल क्योंकि चार्ली मंगर की मेमोरी में काफ़ी चीज़ें हुई, तो बफेट ने उनका प्रोग्राम से पहले, अपने क्वेश्चन आंसर से पहले उनका पूरा वीडियो दिखाया, उनकी मेमोरी में कैसे क्या क्या उन्होंने चीज़ें कही थी, क्या क्या चीज़ें सिखाई थी। सो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो था कि 20-25 हज़ार लोगों के बीच में आप चार्ली मंगर के लाइफ को देख रहे हैं, जिस इंसान को आपने इतने सालों तक फॉलो किया है, जो मैंने किया है, जिस इंसान से आपने इतना सीखा है, अब वो दुनिया में नहीं है, बफेट हैं, लेकिन आप दोनों की जिंदगी से कितना कुछ सीख सकते हैं, जितना सीख सकते हैं वो कम रहेगा। मतलब हम लोग बफेट को इन्वेस्टर्स के रूप में जानते हैं, हम लोग चार्ली मंगर को इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं, बट इनसे लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में आप जितना सीख सकते हैं, वो शायद इन्वेस्टिंग से भी बड़ा बड़ा पिटारा है इनके पास सिखाने के लिए, राइट। सो सबसे अच्छी बात एक और थी इस मीटिंग के बारे में, जो आई थिंक मैंने कहा भी है, वहां पर कई देशों से हजारों लोग आते हैं, राइट, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उनमें बैंकर्स होते हैं, उनमें आम इन्वेस्टर्स होते हैं, उनमें बहुत लोग होते हैं जो पहली बार आ रहे हैं, उनमें होते हैं जो 25 साल से आ रहे हैं, उसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनमें कुछ बर्कशायर के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ मनी मैनेजर्स होते हैं, राइट। सबका जो बिजनेस है, बैकग्राउंड है, डिफरेंट होता है। सबके जो रीजन जहाँ से आते हैं, लैंग्वेज है, वो सब डिफरेंट होता है। बट वहां जब आते हैं तो सब एक कॉमन ग्राउंड पे होते हैं, वो एक ट्राइब के जैसा होता है कि आपको एक पर्पस, कॉमन पर्पस जो है, बफेट को सुनना, मंगर को सुनना, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के बारे में सीखना, वापस से सीखना, वो एक कॉमन पर्पस उन सबको ज्वाइन करता है। सो अगेन उस क्वेश्चन पे आते हैं कि वहां क्यों जाना चाहिए, और बफेट ऐसा क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं कि इतने सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग वहां जाते हैं। सो आई थिंक जेसन ज़्वाइग जो हैं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमनिस्ट हैं, जिन्होंने बेन ग्राहम का बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एडिट भी किया था कुछ साल पहले, उन्होंने कुछ साल पहले बर्कशायर की जो ये शेयर होल्डिंग मीटिंग होती है, जिसमें इतने सारे हजारों लोग आते हैं, उनसे पूछा गया था कि क्यों आते हैं। सो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने उनको पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बफेट इस बात को जानते हैं कि इतने हजार जो लोग आते हैं, वो ये नहीं जानना चाहेंगे कि उस दुनिया में अकेले हैं इन्वेस्टिंग में, वैल्यू इन्वेस्टिंग जिस फील्ड में, जो आई थिंक 95% जो लोग हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्पेकुलेट करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, उनका शॉर्ट टर्म व्यू होता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, जो कंपाउंडिंग को एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। सो उस मीटिंग में आके वो ये अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे कि मैं इस दुनिया में एज अ लॉन्ग टर्म थिंकर, एज अ बिलीवर ऑफ कंपाउंडिंग, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और 20-30 हजार ऐसे पागल हैं जो हर साल आते हैं यहाँ पर वही चीज सुनने, राइट। सो दैट, और बफेट उस बात को जानते हैं, तभी वो इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, तभी वो सेम चीज कहते हैं कि उनको वो एज अ ग्रैंडफादर है, जैसे
घर के बड़े होते हैं वो बताना चाहते हैं कि आप दुनिया में अकेले नहीं हो, राइट? ये लेसन्स वैलिड होते हैं। ये लेसन्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 50 60 70 साल में, जब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं और मैं इसी बात को हर बार कहता हूँ। बट आप आते हैं सुनने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये जानिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। सो ये कॉमन थ्रेड है जो लोगों को जॉइन करता है। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। आपने जो ट्राइब वाली बात की, तो उसमें मैं थोड़ा-सा और आपसे अंदर अ, डिटेल में पूछना चाहूँगा कि जैसे आप वहाँ गए, तो वॉरेन बफेट की जो एनुअल मीटिंग है, उसका तो अपना एक ग्लोरी था ही, लेकिन वहाँ आप जो दूसरे इन्वेस्टर्स से मिले, दूसरी कुछ आपने और इवेंट्स अटेंड की, जो आप ट्राइब से मिले, उनके बारे में थोड़ा बताइए। स्पेसिफिक इन्वेस्टर किन-किन से मिले, क्या बातें हुई, क्या माहौल था? तो वो ट्राइब के बारे में थोड़ा-सा बताइए। कई देशों से लोग आते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते हैं, कभी नहीं मिले एक दूसरे से। ऑफ कोर्स काफ़ी दोस्तियाँ बनी हैं, काफ़ी फ्रेंडशिप्स बनी हैं, जो लोग पिछले कई सालों से आ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। बट वहाँ कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है कि यहाँ का मौसम ऐसा, और जब मई में आप ओमाहा जाएँगे तो वहाँ का मौसम थोड़ा-सा ठंडा रहता है, राइट? बट जिसको आदत नहीं है वो भी कंप्लेन नहीं कर रहा होता कि ये मौसम खराब है, और आप सुबह 4 बजे लाइन लगा रहे हैं क्योंकि आपको स्टेडियम में अच्छे अंदर जाकर, स्टेडियम में होता है पूरा एजीएम, क्योंकि 20-30 हज़ार लोग आते हैं, राइट? सो आपको अच्छी सीट चाहिए ताकि आप वॉरेन बफेट को थोड़ा नज़दीक से देख सकें, और ऑफ कोर्स सबको स्क्रीन पे ही देखना होता है क्योंकि बफेट इतने छोटे से नज़र आते हैं, वहाँ पर इतना दूर बैठते हैं, काफ़ी क्राउड के बीच में। सो सुबह 4-5 बजे से लोग लाइन लगाते हैं, बारिश होती है, मोस्टली बारिश होती है थोड़ी बहुत, राइट? और मौसम बहुत ठंड रहता है, सो कोई कंप्लेन नहीं करता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्राइब का, कि वहाँ कंप्लेनर्स नहीं आते हैं, राइट? सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, कोई स्टॉक टिप के लिए नहीं आ रहा है वहाँ पर। लोग कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, लोग मेंटल मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, लोग बफेट मंगर के बारे में बात करते हैं, लोग बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं, राइट? बट मैं इतने लोगों से मिला, मैंने किसी से स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, ऐसा एक भी क्वेश्चन किसी से नहीं सुना। ना ही किसी जान पहचान के इंसान से, ना ही किसी नए दोस्त या नए अनजान इंसान से जिससे मैंने बात की, राइट? सो उस एक्सपीरियंस के लिए लोग आए थे। सो वहाँ पर काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जैसा तुमने कहा, क्योंकि 40 30 25 30 40 हज़ार लोग आते हैं हर साल, तो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, या बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी अपना छोटा छोटा कॉन्फ्रेंस वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सोच के कि क्योंकि लोग आ ही रहे हैं तो वो ये इवेंट्स भी अटेंड करेंगे। सो जैसे मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, वैल्यू एक्स। सो वैल्यू एक्स गाय स्पियर जो है ज्यूरिक बेस्ड इन्वेस्टर हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। सो बर्कशायर ओमाहा का जो वर्जन है वैल्यू एक्स, वो अटेंड किया था। उसका बेसिक थीम था चार्ली मंगर की मेमोरी में जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वो आके क्या क्या कहते हैं वहां पर। सो मिस्टर मंगर की जो सेक्रेटरी थी वो आई थी, मोनिश पाबराय जो काफी बड़े इन्वेस्टर खुद आए थे, गाय स्पियर आए थे, कुछ ऑथर्स आए थे जिन्होंने चार्ली मंगर पे बुक लिखी है। सो काफी लोग आए थे, राइट? एक कॉमन थ्रेड जैसे मैंने बोला है कि एक दूसरे से सीखना है। आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे तुमने कहा था कि हम जिन लोगों से अपने आप को सराउंड करते हैं हम वैसे बन जाते हैं, राइट? सो लकीली इस जगह पे आप जैसे पहुंचते हो, आप ऑटोमेटिकली उन लोगों से सराउंड करते हो अपने आप को, जाने अनजाने, जिसकी तरह बनना चाहते हो, राइट? सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस ट्राइब का। और आई थिंक मैं थैंकफुल ओमाहा के लोकल रेसिडेंट्स का भी रखना चाहूंगा। सो जिन्होंने बफेट का रिलेशनशिप, जो बफेट उनका एक लोकल रेसिडेंट है वहाँ के लिए, राइट? बट वो जो 5-6 दिन का जो मेला लगता है वहाँ पर, उसमें वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वो कितना हेल्प करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में, राइट? कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है, रोड में ट्रैफिक बढ़ जाता है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है। सो जो एक रिलेशनशिप बफेट ने बनाया है अपने छोटे से शहर में अपने लिए और उनके मेहमानों के लिए, जो 30-40 हज़ार मेहमान आते हैं, वो एक बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्राइब का, राइट? और लोग, जैसा मैंने कहा, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लोग सीखने आते हैं। लोग किसी एजेंडा से सीखने के अलावा कोई एजेंडा नहीं होता कि मुझे क्या मिलेगा इससे, या मुझे कोई स्टॉक आइडिया या कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकता हूँ। वो मैजिक फॉर्मूला ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, आप कंपाउंडिंग में विश्वास रखें, आप हम्बल रहिए, और ह्यूमिलिटी की वजह से आप सीखते रहिए, एक दूसरे से सीखते रहिए, और उम्मीद करते रहिए कि आपके दोस्त हर साल आते रहेंगे और आप नए दोस्त बनाते रहेंगे।
सो जो फ्रेंडशिप्स बनती हैं वो जेन्युइन फ्रेंडशिप्स होती हैं. सो ये आई थिंक ये मैं कहना चाहूँगा इस ट्राइब के बारे में. वॉरेन बफेट उसको वुडस्टॉक ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं, है ना? आई थिंक वो नाम लोगों ने क्या रख दिया है. अच्छा। सो वुडस्टॉक एक कांग्रीगेशन होता है, जो टर्म है अमेरिका का. कैपिटलिज्म क्योंकि बफेट इन्वेस्टिंग के बारे में है, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट. सो कैपिटलिज्म से रिलेटेड, सो वुडस्टॉक ऑफ कैपिटलिज्म एक तरह से मेला हो गया है, एक तरह से सोचने वाले लोगों का जिनका एक पैशन है, कॉमन पर्पस है. और कितनी वहाँ की लोकल इकोनॉमी को भले ही टेम्परेरी लेकिन एक बूस्ट मिलता है जब इतने सारे लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं. जैसे आपने बोला चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो जो लोकल इकोनॉमी है उसको कितना फ़ायदा होता होगा. बहुत इवन फायदा दो होता है. वहाँ होटल्स होते हैं. हम मैं जिस होटल में रहा था वो एक्चुअली इमिग्रेंट इंडियंस चलाते हैं, जो आई थिंक मोनिश फाबरा ने बहुत साल पहले पटेल मोटेल के बारे में कहा था. तो क्योंकि रेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, सो आप पूरा खर्चा करके फ्लाइट के टिकट्स करके आप पहुँच तो जाते हैं, बट वहाँ के होटल का रेट जो एवरेज होटल भी होता है उसका रेट 20 से 25,000 कम से कम रहता है पर नाइट, पर राइट. सो उसमें आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपका दोस्त हो जो आपके साथ शेयर करे. तो मेरा एक दोस्त था जो जिसके साथ मैंने शेयर किया था. सो 4-5 दिन अगर आप रहते हैं वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 80,000 लाख रुपए आपका सिर्फ होटल का खर्चा होता है, खाने पीने का अलग होता है. सो लोग फिर भी आते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं दूर दूर से. सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग ये सब खर्चे की परवाह किए बिना एक पिलग्रिमेज लेते हैं उस एक्सपीरियंस में आने के लिए. वॉरेन बफेट के घर के सामने कैसा लगा जाके आपको? उनका घर पहला स्टॉप था मेरा पहला स्टॉप था एयरपोर्ट से. मैं सीधा अपना सामान होटल में रख के सबसे पहले बफेट के घर के सामने गया, राइट. वो एक मेमोरी था मेरे लिए, वो घर को देखना जहाँ बफेट रहते हैं हमेशा से. सो वो एक मेमोरी था, बहुत अच्छा लगा. तो ओमाहा के बाद फिर आप एक और जो सीनियर इन्वेस्टर हैं जिनको आपने इंटरव्यू भी किया था, अर्नोल्ड वैंडरबर्ग, हाँ, आप उनसे मिले? वो ओमाहा से उनसे पहले मिला था मैं एक्चुअली. सो वो ऑस्टिन में रहते हैं. ऑस्टिन टेक्सास में है, टेक्सास जो स्टेट है वहाँ पर. सो मैंने उनसे पूछा था आर्नल्ड से. सो आर्नल्ड वैंडनबर्ग का मैंने पॉडकास्ट एक इंटरव्यू किया था 1-1.5 साल पहले. सो जो वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स था, ऑलमोस्ट 2.5 पौने 3 घंटे चला था. और आर्नल्ड उस टाइम आई थिंक 84 साल के थे, 84. अभी वो आई थिंक 86-87 ईयर्स ओल्ड हैं. सो उनको भी रिस्पेक्ट देने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप ओमाहा आएंगे तो मैं मिलूंगा. तो ओमाहा नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा खराब था. बट उन्होंने मुझे ऑस्टिन बुलाया जहाँ वो रहते हैं, और मैं वहाँ एक दिन के लिए गया उनसे मिलने के लिए. उनसे 4 घंटे बात हुई एक रेस्टोरेंट में. उनसे 4 घंटे जब बात खत्म हुई तब पता चला कि उनको 1 महीने पहले 4 स्ट्रोक्स आए थे. और सबसे बड़ी बात थी कि वो स्ट्रोक्स के बावजूद उनका तबीयत थोड़ा सा डाउन था, वो हमसे मिले. 4 घंटे उन्होंने बिताए, कहानियां सुनाई, लेसन्स दिए. बट फिजिकली लग रहे थे थोड़े कमज़ोर. बट ये बाद में पता चला कि उनको स्ट्रोक्स आए थे. बट उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग कैंसिल नहीं की थी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए कि आपने एक चीज़ के लिए कमिटमेंट किया है, राइट. अगर आप कर सकते हैं उस चीज़ को पूरा, राइट, वो कीजिए, राइट. ये चीज़ आर्नल्ड से सीखने को मिली, राइट. सो उनसे भी काफ़ी लेसन्स थे. आई थिंक वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को जिन्होंने आर्नल्ड वैंडनबर्ग के बारे में नहीं जाना है, वो पॉडकास्ट एपिसोड देखिए. और भी उनके पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं. विलियम ग्रीन की जो बहुत अच्छी बुक है रिच वाइजर हैप्पियर, उन्होंने भी आर्नल्ड वैंडनबर्ग का प्रोफाइल किया है. सो उनसे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने हमेशा से सीखा है, और इस बार भी वही कहानियां थी, कि कैसे जिंदगी में जब खराब समय आए, राइट, आप या तो उस सिचुएशन के थ्रू गुजर के आप जिंदगी में बहुत बिटर हो सकते हैं कि कड़वाहट आपके दिमाग में आ गए कि ये जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा खराब किया, दुनिया में लोग खराब हैं, ऐसा वैसा. या फिर आप उस सिचुएशन को टर्न अराउंड करके देख सकते हैं कि मेरे साथ जो हुआ इससे बुरा भी हो सकता था, दूसरों लोगों के साथ भी बहुत बुरी चीज़ें होती हैं. तो क्या मैं कड़वाहट के साथ ज़िंदगी जीऊँगा, या मैं उसको एक लेसन लेके सिर्फ आगे बढ़ूँगा अपनी ज़िंदगी में. सो जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्ट्री पढ़ा है उनको पता होगा होलोकॉस्ट के बारे में. जहाँ जर्मन्स नाजी सोल्जर्स थे, उन्होंने जूस को कैसे बंदी बनाया था, कैसे उनको तकलीफ़ें दी थी फिजिकली, मेंटली. सो आर्नल्ड का फैमिली हिस्ट्री वैसा ही था. वो लोग, उनकी फैमिली के ऑलमोस्ट 30-35 लोग उस होलोकॉस्ट में मारे गए थे. आर्नोल्ड उस टाइम ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत छोटे थे, 5-6 साल या 8-9 साल के थे. वो किसी तरह से बच के वो निकल पाए थे वहाँ से.
उन्होंने अपना पूरा परिवार ऑलमोस्ट खो दिया था। उनके पेरेंट्स बच गए थे बट ऑलमोस्ट बाकी पूरा परिवार खो दिया था। बट बिटरनेस नहीं थी उनकी बातों में, ना उनकी स्टोरीज में। सो उनसे मिले, 4 घंटा मिले, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लेसन्स जो मैंने बोला कि वो सेम लेसन से जो पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है, बट सामने मिल के उनको एक थैंक यू बोल के कि आपने हमको बहुत सिखाया एंड आपने जो हमसे मिलने के लिए अग्री किया डिस्पाइट योर एज एंड हेल्थ, दैट वाज समथिंग अमेजिंग, रियली अमेजिंग। सो आते वक्त जैसे गुरु शिष्य परंपरा में इंडिया में होता है, बड़ों का पैर छूते हैं, तो आते वक्त मैंने उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। सो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आपने उनने पूछा आपसे कि उनको पता था ये जो हमारा इंडियन जेस्चर होता है पैर छूने का, उनको पता था नहीं, इसके उनको बारे में? ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि ऐसा करते हैं जब हम या तो मिलते हैं या हम विदा लेते हैं, तब पैर छू के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी गुड विशेस लेते हैं। सो इंस्टेंटली वो समझ गए कि हाँ ये ट्रेडिशन है, तो उनको हाँ। फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ही पैर छुआ उन्होंने सर पे हाथ रख दिया अपने आप। सो आई थिंक जो हाँ। बड़े होते हैं वो जानते हैं कि कैसे आशीर्वाद दिया जाता है। बिटरनेस की जो आपने बात की, तो इसका चार्ली मंगर भी इतने बड़े एग्जाम्पल थे। उनकी बहुत यंग एज में उनका छोटा जो 5 साल का बेटा था उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया था। काफ़ी फाइनेंशियल ट्रबल्स थी उनको, उससे उन्हें ओवरकम किया। फिर अर्ली 1980s में उनकी ऑपरेशन में कुछ गलती होने से एक आँख खराब हो गई। राइट। तो 40 साल समझ लीजिए, अपनी अपनी ज़िंदगी के 40 साल उन्हें एक आँख के भरोसे निकाले, और उसमें भी उन्होंने इतनी पढ़ाई की। तो हमारी तो सही 2 बात आँखें हैं, तो डबल पढ़ना सही। चाहिए। तो और फिर उनकी एक आंख पे काफी प्रेशर आया था, तो उनकी दूसरी आंख भी खराब होने वाली थी, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने ब्रेल सीखना सीखना शुरू कर दिया वो ताकि भी कुछ भी 90 हो जाए। हाँ, 90s की एज में, ताकि कुछ भी हो जाए मैं पढ़ना लिखना ना छोड़ू, पढ़ना ना छोड़ू। सो रेजिलियंस एक और लेसन है रेजिलियंस का जो इनसे सीख सकते हैं। नॉट फीलिंग लाइक अ विक्टिम, राइट। है ना? हाँ, आई थिंक चार्ली ये मंगर ने कहा था ये सब जो तुमने कहानी बताई थी उनके बेटे के बारे में, उनका डाइवोर्स, उनका वो जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे ऑलमोस्ट 30s की एज में, उस एज में हाँ, आपने इतनी सब चीज़ें देख ली जो आपके लाइफ में ख़राब हुई है। तो चार्ली मंगर ने भी कहा था कि आप अपने सबसे बड़े दुश्मन होंगे अगर आप ज़िंदगी में सेल्फ पिटी के साथ जिए, मतलब अपने आप को कोसते रहें, अपने सिचुएशंस को, अपने अराउंड में लोगों को कोसते रहें, अपने इवेंट जो हैं आपकी लाइफ में उनको कोसते रहें, उसके साथ अगर आप जिएंगे तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको उन सबसे बाहर निकल के अपनी लाइफ को जीना पड़ेगा जैसे भी। बहुत बढ़िया। सफल निवेशक की आपने वर्कशॉप भी की वहाँ पर 2? हाँ, सफल निवेशक की मैंने 2 वर्कशॉप की थी। मैंने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया था कि मैं ये तारीख को, सो मैंने 2 वर्कशॉप की थी। एक थी डैलस में जो टेक्सास में है, और दूसरा था न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क स्टेट का कैपिटल है। सो न्यूयॉर्क के बारे में सब जानते हैं। सो मैंने वहाँ पर वर्कशॉप की थी। मैंने लोगों को अनाउंस किया था अपनी वेबसाइट पे कि मैं इन 2 शहरों में आ रहा हूँ। तो किसी को अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करना है, कुछ सीखना है, तो आप रजिस्टर कीजिए। एंड ऑलमोस्ट दोनों वर्कशॉप में 20-22 लोग आए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। सो ये आई थिंक अगर मैं पीछे देखूं पिछले 13 साल में अपने जो मैंने काम किया है सफल निवेशक के थ्रू, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। जैसे तुमने कहा था कि सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं होता, तुम पीछे बहुत सारी किताबें देख रहे हो, राइट? सो ये किताबें एक जस्ट स्मॉल पार्ट होता है हमारी लाइफ में सीखने के लिए, राइट? आप लोगों से कनेक्ट करते हो, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करते हो। और आई थिंक एक और रेवलेशन मेरे लिए ये हुआ है कि अगर आप सही काम करते रहें, राइट? सो आप आपके जो लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते रहेंगे, और जो आपकी वेवलेंथ को मैच नहीं करता वो ऑटोमेटिकली या तो आपके पास आएगा और वो इमीडिएटली निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से। बट जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो दुनिया में किसी भी कोने में वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, राइट? तो मेरा जो सबसे बड़ा जो वेल्थ जो मैंने क्रिएट किया है पिछले कुछ सालों में वो है लोगों से कनेक्ट करके। काफ़ी दोस्त दोस्त बने हैं मेरे, जो तुम एक बहुत अच्छे डिस्कवरी रहे हो मेरे लिए। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बने हो अंशुल, सफल निवेशक के थ्रू। अगर मैं नहीं कर रहा होता तो हम लोग एक दूसरे को शायद नहीं जान रहे होते आज। बट हाँ, सफल सफल दोस्ती है सफल ये। दोस्ती है। सो ये रियल सफल निवेशक में लोग मुझसे पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है। बट आई थिंक वो सक्सेसफुल प्रॉब्ली सही वर्ड नहीं है, राइट? सक्सेस के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट हाँ आई थिंक सक्सेसफुल लाइफ, आई थिंक इन्वेस्टर जो होता है वो एक जस्ट स्मॉल पार्ट है। आप अगर अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, अगर आप बफेट मंगर के फिलॉसफी प्रिंसिपल्स और ऐसे लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में आप सीख सकते हैं,
तो आप ज़िंदगी जीने के बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे लोगों से आपका कनेक्शन होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, साइड इफ़ेक्ट, साइड बेनिफिट जो है इस पूरे परसूट का। निवेशक तो आपने जो निवेशक वर्ड यूज़ किया है, शायद आपने उस समय स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया होगा, लेकिन अगर आप सोचें तो सफल निवेशक अ, आप क्या निवेश कर रहे हैं? आप कैपिटल को निवेश कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, उसको ही आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए सिर्फ़ मनी या वेल्थ इज़ नॉट अ कैपिटल, ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, वो भी एक तरह की कैपिटल है। तो उसमें भी आप करते हैं, तो उसमें कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो भी कंपाउंड हो। तो पूरे ज़िंदगी में कि जिस भी चीज़ को आप वैल्यू देते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और सक्सेसफुली इन्वेस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से सफल निवेशक जो एक शब्द है वो बहुत अ, ब्रॉड है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, काफ़ी ब्रॉड उसकी मीनिंग है। नहीं, सही बात है। आई थिंक ये बफेट का भी बहुत अच्छा कोट था, जिन्होंने कई सालों बाद मैंने सुना था सफल निवेशक स्टार्ट करने के बाद, कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योरसेल्फ। सो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है, निवेश होता है, वो आप अपने आप में कर सकते हैं। अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, कैसे ग्रो करें, कैसे लर्न करें, कैसे ह्यूमिलिटी के साथ ज़िंदगी जिएँ। और ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में कम सोचें कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को लाइफ में सबसे पीछे हूँ। ये ह्यूमिलिटी नहीं होता है। ह्यूमिलिटी की जो बात होती है, ह्यूमिलिटी होती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, कि आप ये हमेशा याद रखें कि आप जितना सीखते हैं, राइट, या आप जितना जानते हैं, आपके पास उतनी ही चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए आप जानते रहिए, आप सीखते रहिए, राइट। और ये एग्जाम्पल आई थिंक लिविंग एग्जाम्पल बफेट और मंगर के रहे हैं। आई थिंक किसी मीटिंग में या किसी जगह पे किसी ने ये कहा भी था कि अगर आप अपने नॉलेज को एक आइलैंड की तरह देखें, राइट, और आपके चारों तरफ जो समुद्र है वो एक इग्नोरेंस है, जो इग्नोरेंस का हिंदी वर्ड क्या होता है अंशुल? अज्ञानता। मे बी अज्ञानता का जो सागर है आपके चारों तरफ है, और आपका जो ज्ञान है वो एक आइलैंड है, एक, राइट, टापू। सो जैसे जैसे आपका आइलैंड का साइज या आपका नॉलेज का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे ही जो अज्ञानता का जो शोर है, राइट, वो भी बढ़ता है, राइट। सो इसका मतलब, सिंपल मतलब है कि आप जितना जानते हैं उतना ही आप नहीं जानते, राइट। सो जानते रहिए, सीखते रहिए। ये लेसन बफेट मंगर ने सिखाया, बहुत लोगों ने सिखाया, बट मैं क्रेडिट दूंगा चार्ली मंगर को, वॉरेन बफेट को, बिकॉज उनसे मैंने सबसे पहले शायद ये सीखा था, और हमेशा से सीखता आया हूँ कि आप सीखते रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 2011 में मैं 2 महीने के लिए, 3 हफ्ते के लिए यूएस गया था, तो उस समय मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया था वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर के बारे में। तो मुझे उस समय ये पता था कि स्टैनफोर्ड, और लकीली ये हुआ कि मैं कैलिफ़ोर्निया में था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पास थी, तो वहाँ गया। वहाँ चार्ली मंगर का एक मंगर हॉल है, तो वहाँ उन्होंने जो यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है, तो उनके नाम पे एक रेसिडेंशियल हॉल बनाया गया है, रेसिडेंशियल जो जहाँ स्टूडेंट्स रह सकते हैं। तो वहाँ उनका नाम भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी मैंने जाके एक फ़ोटो खिंचवाई थी। तो उन और उसमें उसके बारे में रोचक बात ये है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ़ इन्वेस्ट कर दिया, डोनेट कर दिया और बोला कि बना दो। वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे उस हॉल के कंस्ट्रक्शन में, उसके आर्किटेक्चर में। तो चार्ली मंगर जो है, उनको आर्किटेक्चर का भी बहुत डीप नॉलेज था। तो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि किताबी नॉलेज था, वो उन बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जहाँ-जहाँ उन्होंने डोनेट किया है, करवाया है, वहाँ पर वो अपने आर्किटेक्चर के डिज़ाइन में, उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जहाँ उनने अपनी सोच लगा के कि इसको ऐसा होना चाहिए, उनको वैसा होना चाहिए, वो थे। तो वो बताता है कि ही वाज़ काइंड ऑफ, मतलब वो उसका उदाहरण है कि वो एक रियल मल्टी डिसिप्लिनर, पॉलीमैथ भी बोल सकते हैं उसको। आज मैं आज मैं सर्च कर रहा था कि पॉलीमैथ में और मल्टीडिसिप्लिनरी में क्या डिफरेंस होता है। तो मुझे समझ में आया कि मल्टीडिसिप्लिनरी इज़ मोर लाइक अ टीम अप्रोच, कि एक टीम है, उसमें कई लोग हैं, अलग-अलग डिसिप्लिन के हैं, और वो एक साथ मिलके जब काम करते हैं, तो वो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च या वर्क हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति होता है चार्ली मंगर जैसा, जो खुद, जिसके अंदर इतने सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स के कनेक्टिंग आइडियाज़ और थॉट और मेंटल मॉडल्स हैं, देन इट इज़ बेटर टू कॉल हिम अ पॉलीमैथ। तो वो टर्म मैंने आज सीखी कि पॉलीमैथ थे, तो मेरे ख्याल से चार्ली मंगर एक पॉलीमैथ थे। नहीं, सही बात है, सही बात है। आई थिंक चार्ली मंगर, आई वुड से, वाज द रियल पॉलीमैथ। मतलब ऐसा, उनका जो आइडल थे, और चार्ली मंगर काफ़ी बात करते हैं, बेन फ्रैंकलिन थे, राइट। सो हुँ। बेन फ्रैंकलिन भी कहा जाता है उनको फाउंडर ऑफ अमेरिका। उनको बहुत सारे टर्म्स है, बट वो साइंटिस्ट, इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, ऑथर, फिलोसोफर, पोएट, एवरीथिंग, राइट। सो और सब में अच्छी खासी पकड़ थी उनकी। ऐसा नहीं था कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, राइट। सो आई थिंक एक बेसिक पॉलीमैथ का ही वो उदाहरण होता है, जो बेन फ्रैंकलिन थे और जिनसे चार्ली मंगर ने काफ़ी सीखा।
सो दुनिया के लिए इतना अच्छे लेसन्स, इतने अच्छी आइडियाज छोड़ के गए हैं। वैसे वॉरेन बफेट में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, बताइए क्या? वॉरेन बफेट और तुम में क्या चीज कम? चश्मा है। वो तो आपके पास भी है। ज्ञान विद विजडम। नहीं, नहीं। वो तो ब्लास्फेमी हो जाएगी इफ आई अच्छा, से दैट। अच्छा, हाँ तो तुम बताओ क्या कॉमन है। सही है। बफेट का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, उन्होंने हाँ, बजाया क्या एनुअल मीटिंग नहीं में? इस बार नहीं बताया इस बार। सो आई थिंक वो चार्ली के जाने के बाद आई थिंक वो जो मैं लाइट हार्टेड है उनका। हाँ, जो उनका जो लाइट हार्टेड नेचर जो था, आई थिंक जो दिल में जो भी तकलीफ या दुख जो भी होगा, आई थिंक वो थोड़ा बहुत झलक रहा था। और इससे मुझे एक किस्सा याद आया कि उनके साइड में इस बार चार्ली मंगर की जगह ग्रेग एबल बैठे थे, जो फ्यूचर सक्सेसर हैं बफेट के बाद, वो रिप्लेस करेंगे चेयरमैन बर्कशायर के। सो ऐसा आई थिंक एक या दो बार हुआ था, और बफेट का हमेशा से आदत था, कुछ भी वो जवाब देते थे उसके बाद वो चार्ली मंगर से व्यू लेते थे कि चार्ली मंगर क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो इस बार ऐसा एक बार तो पक्का हुआ था कि जब उन्होंने अपने लेफ्ट साइड अपने एक आंसर दिया और लेफ्ट साइड देख के पूछा चार्ली, मतलब वो चार्ली सोच रहे थे कि चार्ली मंगर उनके लेफ्ट में बैठे हैं और वो उनसे चार्ली मंगर क्या कहना चाहेंगे, बट उनको देखने के बाद रियलाइज हुआ कि वहाँ चार्ली मंगर नहीं थे। सो एक एक आई थिंक अनदर लेसन होता है कि आप 60-65 साल तक आपकी दोस्ती इतनी स्ट्रांग है कि उनके जाने के बाद भी आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपके बगल में आपको एडवाइस करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपका आंसर को पूरा करने के लिए, राइट। सो ये एक बहुत आई थिंक आई वुड से इमोशनल मोमेंट, लोगों ने तालियां बजाई इस बात को लेके आई थिंक, बट फॉर बफेट मेरे ख्याल से बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा, दुख का प्रॉब्ली समय भी रहा होगा कि जब वो लेफ्ट साइड में देखे वहाँ चार्ली मंगर नहीं थे, उनके जो सबसे अच्छे दोस्त थे जिसको कहते हैं ऑल्टर ईगो, वो नहीं थे उनके साथ। सो और उनकी आवाज में लग रहा था ये बात। सो बफेट खुद आई थिंक 93 ईयर्स के हैं, राइट। 93 ईयर्स में आप 6 घंटा लोगों का सवाल का जवाब दे रहे हैं, फुल डे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आपका दिमाग उतना ही शार्प है, राइट। ये बहुत रेयर चीज़ है। चार्ली मंगर का 99 ईयर्स तक ऐसा था, 99.9 ईयर्स तक ऐसा था, बफेट 93 के हो चुके हैं। बट हाँ, थोड़ी तकलीफ सर्टनली दिख रही थी उनकी आवाज़ में, उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत। चलिए, तो एक चीज़ मुझे और पूछना था, जब आप यूएस गए और वहाँ पर काफ़ी सारे वैल्यू इन्वेस्टर से मिले, कुछ इवेंट्स भी अटेंड की, तो वहाँ पर आपको वहाँ लोग लोग हमारे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, खासकर यूएस के, वो जनरली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट लो ट्रस्ट सोसाइटी जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, जो यूएस का स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी है बहुत मैच्योर है। अ, वहाँ पर अगर एनुअल रिपोर्ट्स में कोई नंबर्स दिए गए हैं तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि सही नंबर्स है। इंडिया में शायद वो प्रॉब्लम है अभी भी। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो शायद एक वो रीज़न है कि यूएस के जो इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करते भी हैं, खासकर वैल्यू इन्वेस्टर जो बफेट की फ़िलॉसफ़ी और बफेट के फॉलोअर्स हैं, वो इंडिया में उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फिर भी इन जनरल लोगों की क्या ओपिनियन थी इंडियन इकोनॉमी के बारे में? या इस सब्जेक्ट पे कोई बात हुई या फिर नहीं हुई? नहीं, सब्जेक्ट में मेरी बात हुई लेकिन मोस्टली इंडियन इन्वेस्टर्स से हुई थी, जो इंडियन इन्वेस्टर्स वहाँ थे या फिर अमेरिका में रहते हैं जो इंडियंस रहते हैं। सो काफ़ी आई थिंक पॉजिटिव थे इंडियन इकोनॉमी को लेके। बट जैसे तुमने सही कहा, जो इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं, राइट, जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है इन्वेस्टिंग या कंपनीज में, वो ट्रस्ट हमेशा दिखाई देता है। सो मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ डायरेक्टली, वो लोग नहीं कहते हैं, उनका जो फर्स्ट रीजन होता है वो लैक ऑफ डेप्थ। सो इंडिया में जो आप, उनके पास जितना कैपिटल है, अगर आप उससे आप इंडियन कंपनीज को खरीदने जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट पूरी कंपनी खरीद लेंगे, राइट। सो वो डेप्थ जो इंडियन मार्केट्स में फिलहाल नहीं है, पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी बड़ी है। बट इसे ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि वॉरेन बफेट ने कभी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने, बट उन्होंने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि डेप्थ इंडियन मार्केट्स में नहीं थी, और उनके पास जितना पैसा था, जितना कैश था, उससे वो इंडियन मार्केट में कुछ अगर कुछ करते तो बहुत बड़ा कोई कंपनी या कुछ वो बिजनेस खरीद सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू डेफिनेटली है इंडिया में। सो अगर आप एज एन इंडियन इन्वेस्टर भी देखते हैं, राइट, आपको आई थिंक अब चॉइस अच्छे और बुरे में नहीं है, अब चॉइस है बुरे और कम बुरे में,
राइट। तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में देखा जाए तो आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी कब कुछ कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस कर देगी, कुछ कोई फ्रॉड आ जाएगा, कोई स्कैम कहीं बाहर आ जाएगा। बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो बहुत एथिकली काम करती हैं, राइट। बट वो इन्वेस्टमेंट जो यूनिवर्स है वो वाला वो बहुत छोटा है। बट मोस्ट इन्वेस्टर्स जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ, और आई वुड से मोस्ट पीपल जो स्टॉक मार्केट में है वो इन्वेस्टर्स नहीं है, वो स्पेक्यूलेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। उनको इस कंपनीज में पहली बात इंटरेस्ट नहीं है। और जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन या इंटरनेशनल, अगर उनको इंटरेस्ट भी है सो ये जो दो तीन फैक्टर्स हैं उनको रोक लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास बहुत सारे दूसरी कंट्रीज भी होती हैं ऑप्शंस जहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सो मैं कुछ लोगों से मिला जिन्होंने यूरोप में, पोलैंड में कोई रिटेल कंपनी खरीदी है, किसी ने टर्की में कोई बिजनेस खरीदा है, राइट। किसी ने मिडल ईस्ट में कोई खरीदा है, किसी ने चाइना में भी खरीदा है, राइट। बट अगेन बहुत सारे लोग थे इन्वेस्टर्स से, वो चाइना को फेवर नहीं करते थे। और आई थिंक बफेट से भी किसी ने पूछा, या किसी और दूसरे मीटिंग में अगर मुझे याद है, किसी ने पूछा था कि आप चाइना में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, सो उन्होंने बहुत यही रीजंस दिए थे, कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो ये फैक्टर्स हो जाते हैं जो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लोग पॉजिटिव हैं इंडिया, ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी में, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, बट पैसा डालने में डरते हैं थोड़ा। तो आज मेरे पास तो इतने ही सवाल थे आपके लिए। अपनी यूएस के सफ़रनामा में, बर्कशायर के सफ़रनामा में आप कुछ और अगर बताना चाहें तो बिल्कुल बताइए। बफेट ने अपनी मीटिंग को इस तरह से एंड किया था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आप लोग आएँ, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अगले साल मैं भी आऊँ, राइट। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बफेट रहें, लंबा जिएं, और मैं अगले साल फिर जाऊँ। जो मैं इस साल जब गया था तो मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए पहली और आखिरी मीटिंग होगी, जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, वहाँ जाके मैं अगली बार क्या करूँगा एक चीज़ को। बट जैसा मैंने बोला कि वो एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का होता है, वहाँ जाके लोगों से मिलना। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले साल भी जाऊँ, राइट। बफेट से दूर से देखूँ, उनको फिर से सुनूँ, फिर जो दोस्त बनाए हैं उनसे मिलूँ, राइट। सो मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा। सो फिर नई कहानियां, नए लेसन्स लेके, आई थिंक लेसन्स चेंज नहीं होंगे जैसे मैंने कहा, क्योंकि बफेट के लेसन्स चेंज नहीं हुए हैं। सो मेरे भी लेसन्स जो उस एक्सपीरियंस से वो चेंज नहीं होंगे। बट हाँ, मैं डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड करता हूँ वहाँ जाने के लिए, बफेट के घर को देखने के लिए, उनको दूर से देखने के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए, उस पिलग्रिमेज के लिए। सो एक कहानी है ना कि एक बार एक व्यक्ति से उसके गुरु पूछते हैं, एक व्यक्ति अपने गुरु से पूछता है कि अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो गए तो आप क्या मांगोगे? तो वो गुरु उसका जवाब देते हैं कि अगर मैं इस स्तर पे पहुंच सका कि भगवान मुझे दर्शन दें, तो फिर मैं भगवान से नहीं मांगूंगा, मैं भगवान से पूछूंगा कि मैं आपके लिए इस जगत में क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ही शायद आपने जैसे कहा कि आप अ, अगले साल फिर वहाँ जाएँगे, तो आप इस शायद वहाँ जाके जो जो व्यक्ति वहाँ पर इस माइंड से इस मन से जाता है कि मुझे, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ मुझे कुछ मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इतना ग्रेटफुल फ़ील करते हैं कि आपको लगता है कि अब मैं वापस जाके इस मैसेज को, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का और बफेट और चार्ली मुंगर का जो उनके जीवन का जो मैसेज था वो और लोगों तक कैसे पहुँचा सकें, ताकि और भी लोगों की और ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। तो वो एक फीलिंग आती होगी। ये तो मैं गेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो गया नहीं वहाँ पर, लेकिन तो मैंने भी आई थिंक चार्ली मंगर से, जब मैं उनका जो डेली जर्नल का एजीएम हुआ था 2018 में, मैंने अटेंड किया था। और उस एजीएम में आपको शेयर होल्डर होने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। और आई थिंक हमने बात किया था इस बारे में। तो मैंने चार्ली से यही क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो लेसन्स हैं उसको मैं और कैसे सिखा, क्या लोगों को क्या सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन्वेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उनको और बेहतर सोचने के बारे में सिखा सकता हूँ, और अच्छा जीने के बारे में सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने पहली चीज़ ये कही थी कि ऐसा सवाल पूछना ही बहुत अच्छी बात है, कि अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो आप आधे रास्ते को वैसे भी क्रॉस कर चुके हो, अगर आप उसके बाद आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। सो आई थिंक ये एक और एक्साइटमेंट था मेरे लिए कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ चीज़ें सीखूँ, लोगों से मिलूँ, लोगों से सीखूँ, और वो लेसन्स को अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से दूसरों को पास करूँ, अपने बच्चों को या जो भी सुन रहा है उस चीज़ को पास करूँ। लेसन्स बहुत होते हैं, घूम फिर के वही आते हैं, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी, फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, राइट। सो कॉमन पर्पस, सो ये लेसन्स वही है। बट हाँ, ये एक्साइटमेंट डेफिनेटली रहता है कि हाँ, मैं अपने वर्ड्स में अपने तरीके से कैसे सिखा सकूँ। और यही काम आई थिंक मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ कि जो कहते हैं ना, मैसेंजर्स ऑफ गॉड।
सो जो एक जिनको आपने एक टीचर, एक गुरु माना है, उनके जो मैसेजेस हैं वो सिखा रहे हैं, आप अपने लैंग्वेज में कैसे सिखा सकते हैं। बहुत लोग बफेट और मंगर को नहीं जानते, बट उनमें से काफ़ी लोग जो किसी तरह से उनके लेसन्स को सीख सकें, राइट? चाहे मैं ज़रिया हूँ, चाहे कोई और ज़रिया हो, ज़रिया होना ज़रूरी है। तो मैं एक वो मीडियम, एक ज़रिया का काम करता हूँ बस। चलिए, तो आज की वार्तालाप को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं बस अपने दर्शकों और श्रोताओं से इतना निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। और हम लोग अगले एपिसोड में फिर आएँगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग, बुक्स के बारे में, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में, इन्हीं सब विषयों पे हम और बातें करेंगे। हम जो खुद सीख रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सही है। बहुत अच्छा अंशुल, आई थिंक काफ़ी अच्छा मैसेज था एंडिंग। सो अच्छा लगा बात करके। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ, नए रैंडम बिल्कुल, क्वेश्चन के साथ। तब तक मॉन्टी बिल्कुल, हॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू अंशुल, ध्यान रखना। सिगुणा, सिगुर सी यू। सायोनारा।